हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन परीक्षा 2024। इसमें ट्रेड्समैन और ड्रॉटमैन चार्जमैन के लिए जीएसजीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। हम आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। उसमें मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए हैं। जो प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे और आप लोगों का टारगेट होगा 25 में से 25 प्रश्न सही करने का। तो आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ पर ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए, आज का पहला ही प्रश्न है, गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। कहाँ पर? बोधगया में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। चलिए, अब हम इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और 18 मई को हम लोग बुद्ध जयंती मनाते हैं। 18 मई को बुद्ध जयंती मनाते हैं। ठीक है, चलिए, और ये लुम्बिनी है, ये अब वर्तमान में कहाँ है? तो ये नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में। आपको ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर है 2। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कलहड़। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके कौन गुरु थे? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी आंसर, विष्णुगुप्त। यानी विष्णुगुप्त को हम क्या कौटिल्य भी कहते हैं। इनका नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य। ठीक है, और इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनके ये अन्य नाम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर है 3। इनमें से भारत का यहाँ पर ये होगा, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को। नेपोलियन, जो भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी आंसर। ठीक है, यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मौर्य वंश है, उसके ये चौथे ये शासक थे। ठीक है, शासक थे, आपको ये याद रखना है। और इनका जो बेटा है, इनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था। और इनका जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका पुत्र कौन था? घटोत्कच। ये आपको याद रखना है, घटोत्कच। ये पेन से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ।
आप लोग हमारे जो हम बता रहा हूँ उनको आप याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 4। इंडिका पुस्तक है के लेखक कौन है? चाणक्य, मैगस्थनीज, सेल्यूकस, डेरियस। जो इंडिका पुस्तक है ये किस के लेखक कौन है? बताओ यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए। यहाँ पर सही ऑप्शन है बी आंसर। कौन है? मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज है ये यूनानी भाषा में इसको इंडिका को लिखा था। किसमें? यूनानी भाषा में लिखा था। ठीक है, और इन्हें ग्रीक का लेखक कहते हैं। ग्रीक लेखक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 5। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे होगी? औरंगाबाद में ये होगी। और इनकी खोज कब की गई थी अजंता गुफाओं की? तो यहाँ पर 1819 में यहाँ पर खोज हुई थी। आप लोग याद रखना है इसको। कहाँ पर? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इनकी खोज कब हुई? 1819 में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो रजिया सुल्तान ये किसकी यहाँ पर बेटी थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। किसकी? इल्तुतमिश की। जो रजिया सुल्तान है इसका जो टाइम पीरियड था इसका 1236 से लेकर 1240 के बीच में ये शासिका बनी थी। ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, इसे प्रथम मुस्लिम और अंतिम शासिका भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885, 1947, 1858, 1853। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885, 1947, 1858, 1853। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। 1885 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर गठन किया गया था। ये इसका गठन बॉम्बे के कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। बॉम्बे का एक कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी उपस्थिति में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर गठन किया गया था। और यहाँ पर इन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले यानी कि फर्स्ट महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम पहले महासचिव थे। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बोमैन।
बोमेश नहीं बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना है। इसका गठन जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ पर इसका गठन हुआ। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इनके पहले महासचिव थे वो थे A.O. ह्यूम, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। भारतीय नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1908, 1910, 1911, 1914। नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई थी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। इसका उत्तर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन है सी आंसर। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा 1911, ठीक है। तो ये जॉर्ज, यहाँ पर नई दिल्ली है ये जॉर्ज पंचम के समय, कब? जॉर्ज पंचम के यहाँ पर इसकी नींव रखी थी, ठीक है। और इसकी घोषणा है वो 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से दिल्ली यहाँ पर राजधानी करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। और 13 फरवरी 1912 को, ठीक है, 1912 को कलकत्ता से दिल्ली 1912 को यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी 1912 को, ठीक है। वहाँ पर वायसराय कौन था भारत का? तो वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। जो मैं तुम्हें खून दूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने और भी यहाँ पर नारे दिए थे, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये अधिकतर एग्जाम में ये पूछते हैं। और फिर जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। चलो दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये आपको नारे याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है अब 10। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद भारत की जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बनाए गए थे अध्यक्ष? तो ये 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब देखिए उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, यहाँ पर उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उपाध्यक्ष थे
हरेंद्र कुमार बनर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी यहाँ पर सही होगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये बताइए आप लोग कमेंट में आप लोग ये बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय जो भारत की संविधान सभा है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11 नंबर। विश्व की सबसे लंबा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, अमेरिका। कौन सा यहाँ ऑप्शन सही होगा? सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो फिर सही ऑप्शन है सी आंसर, वो अपना प्यारा भारत देश है। प्यारा भारत कौन है? अपना देही देश है। अपना देश भारत का ही सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान कौन सा है? लिखित सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। आपको इसको याद रखना है। अब हम इससे रिलेटेड आपको एक बात और बताते हैं। सैम मैरिनो, यहाँ पर पेंसिल में लिख नहीं पा रहा हूँ। सैम मैरिनो गणराज्य का सबसे पुराना संविधान है। सैम मैरिनो गणराज्य था, इसका सबसे पुराना यहाँ पर संविधान था 1600 ईसा पूर्व में, जिसको लैटिन 1600 ईसा पूर्व, इसको भाषा इसकी थी लैटिन। भाषा कौन सी थी? लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा थी। ये बताइए सबसे नया संविधान किसका है, किस देश का है? नया संविधान है नेपाल का। किसका? नेपाल का। किस देश का है? नेपाल देश का है नया संविधान। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है आप लोग बताइए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, यहाँ पर सही ऑप्शन है ए आंसर। ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो प्रतिभा पाटिल हैं, ये कौन सी, ये बताइए कितने नंबर की ये राष्ट्रपति थी? तो ये थी 12वीं नंबर की। 12वीं नंबर की ये यहाँ पर राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये कब बनी थी? 2007 से 2012 के बीच में ये 12वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, इनका जन्म ये कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था नंदगांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कब? 19 दिसंबर 1934 दिसंबर 1934 में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर है 13 नंबर। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताइए। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताइए। अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी आंसर, अपना प्यारा भारत। यहाँ पर अपना प्यारा भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है ये कौन बताता है? तो ये बताता है खाद्य
और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। ये इसी डेटाबेस पर जो सबसे बड़े दूध उत्पादक देश भारत ही है, ठीक है, जिसका 24%, कितना, 24%, 24% योगदान है किसका, भारत का। 24% योगदान किसका है, भारत का है। इसका जो संगठन है, जो कृषि और खाद्य और कृषि संगठन है, ये किसकी संस्था है, यूएसए की। किसकी, FAOSTAT, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस डेटाबेस, यहाँ पर इसका ये फुल फॉर्म होगा, ठीक है। ये किसकी संस्था है, यूएसए की। इसी के अनुसार जो भारत देश है सबसे बड़ा दूध उत्पादक यहाँ पर बताया गया है, और ये 24% इसका योगदान है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है, गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा, दिसपुर। नागालैंड राज्य है, इसकी कौन सी यहाँ पर राजधानी होगी, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी से। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 14 का सी आंसर, कोहिमा। 14 का सी आंसर सही होगा 14, यानी कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा, ठीक है। ये है भारत का उत्तर पूर्वी एक राज्य है, ठीक है। और इसका नागालैंड, इसका सबसे बड़ा नगर दीमापुर है। सबसे बड़ा नगर कौन है, दीमापुर। आपको इसको याद रखना है। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, दीमापुर, यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, 1885, 1951, 1911, 1872। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो यहाँ 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर इसकी बात हम समझते हैं। 10 वर्ष बाद यहाँ पर एक बार यहाँ पर जनगणना कराई जाती थी, ठीक है। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। फिर 1949 के बाद भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको कराया जाने लगा। किसके, जो गृह मंत्रालय है इसके जो अधीन था, इसके अधीन जो महारजिस्टर है और जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको कराया जाने लगा, ठीक है। ये हमने आपको बताया, आप लोग इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में।
सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कौन सा? 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 8 मिनट में। कितने? 8 मिनट में। ठीक है, ये बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है? तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ 150 मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर लगभग में है ये, लगभग में। ठीक है, 150 मिलियन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बताइए। स्रोत तो कहाँ से है? नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ये कहाँ से है? तो ये नाभिकीय संलयन से है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी यहाँ पर कितनी है? तो 150, लगभग में 150 मिलियन। आपको ये याद रखना है किलोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर। ऊर्जा का मात्रक क्या है? मीटर, जूल, मीटर, सेकेंड, न्यूटन। ऊर्जा का यहाँ पर मात्रक बताइए। कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, ये ऊर्जा को हम इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी आप बता सकते हैं? ऊर्जा होगी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। ये बताइए ऊर्जा है ये कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि होती है? सदिश या आदिश? कैसी राशि होती है? सदिश या आदिश? तो ये अदिश राशि होती है। कैसी? अदिश राशि। आप लोग कमेंट में ये बताइए ऊर्जा की जो विमीय सूत्र है, विमीय यहाँ पर इसकी विमा क्या होगी ऊर्जा का? आप लोग इसका कमेंट में इसका उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। विमीय सूत्र क्या होगा ऊर्जा का? प्रश्न नंबर है 18। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी, न्यूटन, सेल्सियस और फैराड। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? व्यवहारिक मात्रक बताइए। तो पर सही ऑप्शन है ए आंसर। क्या होगा व्यवहारिक? कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। कौन सा यहाँ ऑप्शन है सही? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए। जल का घनत्व कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है? 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए। तो 19 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जल का घनत्व। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल की निश्चित मात्रा है, ये इसका कारण क्या है कि जल की निश्चित मात्रा है। ठीक है, इसका आयतन क्या है? आयतन सिकुड़ जाता है। ठीक है,
सिकुड़ जाता है। ठीक है, आणविक गति इसकी धीमी हो जाती है इसके कारण। ठीक है, इसी कारण आणविक गति है वो धीमी हो जाती है। जल की निश्चित मात्रा आयतन सिकुड़ जाती है और इसकी आणविक गति है वो ऐसी धीमी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका उत्तर बताओ। जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? यहाँ पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में। ठीक है, 1932 में की थी। जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन के बराबर क्या? द्रव्यमान। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन परमाणु का एक नाभिकीय, कहाँ है? नाभिक में होता है। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक में होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसकी? प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ पर की थी। आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। द्रव्य की सामान्यता पाई जाने वाली अवस्थाएं 3, 2, 4, 5। द्रव की अवस्थाएं पाई जाने वाली कितनी है? 2। द्रव की सामान्यता पाई जाने वाली अवस्थाएं आप लोग बताइए। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 21 नंबर प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ए आंसर। यहाँ पर 3 होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी ठोस, एक होगी द्रव और एक क्या होगी? गैस। हम लोग इसे चौथी अवस्था मान सकते हैं। किसको? प्लाज्मा को। ठीक है, प्लाज्मा को माना जाता है चौथी अवस्था। किसे माना जाता? द्रव की चौथी अवस्था किसे माना जाता है? प्लाज्मा को। पहली ठोस, दूसरी यहाँ पर द्रव होगी, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा को हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर। पानी का पीएच मान बताइए। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। पानी का पीएच मान 4 है, 7 है और 12 है, 18 है। पानी का पीएच मान बताइए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पर सही ऑप्शन है बी आंसर। यहाँ से देखिए हम लोग कितने प्रश्नों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। किसी भी विलयन का, ये देखिए, किसी भी विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान होता है किसी भी विलयन का, तो 0 से 14 के बीच में होता है। कितने? 0 से 14 के। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, और फिर देखिए 7 से जिसका कम होगा, 7 से पीएच मान जिसका कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय। कैसा? यहाँ पर सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 7 से इसका कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय। ठीक है,
और जिसका 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा? उदासीन। कैसा? उदासीन। ठीक है, उदासीन होगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चनों को देखिए आप लोगों से पूछने वाले हैं। ये बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का, तो दूध का यहाँ पर होता है 6.5 से लेकर 6.7, 6.5 से 6.7 दूध का पीएच मान। अब ये बताइए ये उदासीन है क्या ये अम्लीय है? तो यहाँ पर किस में आएगा? इसमें आएगा, 7 से कम। तो यहाँ पर कैसा होगा? दूध का पीएच मान, ये मान है 6.5 से 6.7। ये इसका पीएच मान कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अब हम जैसे पूछ सकते हैं शराब का, तो शराब का कितना होता है? शराब का देखिए तो 3 से 4, 3 से 4 के बीच में। ठीक है, 3 से 4 के बीच में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो? यहाँ से हम किसी में रख सकते हैं? अम्लीय में रख सकते हैं। 3 से 4 ये 7 से कम है। ठीक है, अब ऐसे रक्त का पूछें। किसका? रक्त का, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का बताइए, आप लोगों को याद है रक्त का पीएच मान? तो रक्त का पीएच मान होता है 5 से लेकर 7 सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। रक्त का पीएच मान होता है 7.35, 7.35 से लेकर 7.45, 7.35, 7.45 के बीच में होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, ये किस में होगा? उदासीन में, क्योंकि ये 7 से अधिक है। ठीक है, अब ये थी वर्षा। जो वर्षा का जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? वर्षा का पीएच मान होता है 5 से लेकर 5.5 के बीच में, 5 से लेकर 5.5 के बीच में। नींबू का कितना होगा? नींबू का पीएच मान तो यहाँ पर होगा 2। कितना? 2 होगा पीएच मान। ठीक है, ये मैंने पीएच मान के जितने भी हो सकते हैं रिलेटेड, हमने इसको आपको लोगों को बताए। चलिए, आप लोगों को इतनी जानकारी बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। ठोस कार्बन ऑक्साइड का अधिकतम सामान्य मान क्या है? ठोस कार्बन ऑक्साइड का अधिकतम सामान्य मान क्या है? पारा, पोटास, शुष्क बर्फ, जिप्सम। पारद को यहाँ पर कहते हैं क्विक सिल्वर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका अधिकतम सामान्य मान क्या होगा? यहाँ पर किस सामान्य मान किस में होगा यहाँ पर? तो पर सही ऑप्शन है सी आंसर, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, इसको सूखी बर्फ भी कह सकती हैं। किसकी? सूखी बर्फ भी कह सकते हैं। सूखी बर्फ भी कह सकते हैं यहाँ पर, सूखी बर्फ। ठीक है, इसमें अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड इसे वायुमंडल में कितनी होती है? तो ये होती है 0.03 से लेकर कितनी? 0.04 तक। कितने? 0.03 से लेकर 0.04% यहाँ पर होती है। इसको आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। निम्नलिखित के द्वारा दूध का खट्टा किया जाता है। दूध का खट्टू किया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, निमेटोड। दूध के द्वारा यहाँ पर दूध खट्टा होना यहाँ पर किसका कारण है, ऐसे भी कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर बी आंसर, जीवाणु कारण। ठीक है, कभी आपने
दूरदर्शी देखा होगा, जो दूध का खट्टा होना, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड के कारण ये खट्टा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 25। मानव के नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 234, 270, 305। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर 270 हो गई। कितनी? 270। ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हो गई? 270। ठीक है। चलिए अब हम नवजात शिशु की यहाँ पर बात की थी, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हड्डियों की बात की थी, तो हम हड्डियों की बात कर लेते हैं। जांग की हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये शरीर की फीमर, यहाँ पर सही से लिखते हैं फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है। और छोटी हल्की हड्डी किसे कहते हैं? तो स्टेप्स को। किसको? स्टेप्स को, यानी स्टेप्स को कहा जाता है। ठीक है। जो हड्डियाँ ये किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की। आपको इस कैल्शियम की ये आपको याद रखना है, ये जानकारी हमने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर। उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि में, निकट दृष्टि में, दूर दृष्टि में। मोतियाबिंद है, उत्तल लेंस है, ये किस में प्रयुक्त होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आज हम यहाँ पर 2 प्रश्न अधिक लेकर आए थे। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। पीयूष ग्रंथि कहाँ, शरीर के कहाँ, यानी किस भाग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, कान में, यकृत में, इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि है, ये कहाँ होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। इसे पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। जो कि मटर के आकार की होती है। कैसे? मटर के आकार की होती है। ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है, एक पश्च भाग होता है। ये संपूर्ण जानकारी हमने इस प्रश्न पे बताई। ये मैंने सभी प्रश्न करवाए। मैंने आज 27 प्रश्न कराए। 27 प्रश्न। आप लोग ये बताइए 27 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए? कमेंट करके आप लोग बताइए अपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप लोग ऐसे डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं देखता हूँ आप लोग प्रैक्टिस को देखकर चले जाते हैं, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही है, हमारे क्वेश्चनों का लेवल आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।